आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर इन 11th क्लास और इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स, यूज़ क्या है फिजिक्स और इसे हम कैसे हैंडल करना है अपनी 11th क्लास में। क्योंकि आप सब जब जाते हैं साइंस साइड जब आप पढ़ते हैं तो साइंस साइड की दो ब्रांच में आप चले जाते हैं, एक जिसे हम PCM और PCB कहते हैं। तो आप जैसे जैसे जब आए हैं तो जैसे आपने देखा था कि आप एक समुद्र से नहीं, आप एक नदी से, यानी नदी आपकी 10th क्लास और समुद्र आपकी 11th 12th। आप 11th 12th में नदी से सीधा एक समुद्र में जा रहे हैं जिसे आप कहते हैं सी इंग्लिश में, और इसे आप कहते हैं रिवर। तो ये बहुत खतरनाक एक प्रकार का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है लाइफ में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम जा रहे हैं जब हम साइंस साइड की बात करते हैं। फिजिक्स का तो दोनों में ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि साइंस साइड का अर्थ होता है जिसमें हम प्रैक्टिकली यूज़ करें, यानी विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। PCM में सबसे पहले फिजिक्स दोनों में कॉमन है। क्या आपने सोचा है कभी कि CMP क्यों नहीं लिखते? क्या आपने सोचा है MCP क्यों नहीं लिखते? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस की जिसे हम नेचर से जोड़ते हैं। नेचर से दोनों जोड़ें क्योंकि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जोड़ता है। जैसे कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग होती हुई कहीं दिखती है? नहीं। जैसे कि आप फिजिक्स में बॉन्डिंग या कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है तो आपको बॉन्डिंग होती हुई नहीं दिखती। लेकिन फिजिक्स को आप अपने डोर से पेन की, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें दिखाया है पेन की निब से पेन की जिप तक हर जगह फिजिक्स का यूज़ है। तो फिजिक्स को हम एक नेचुरल साइंस कहते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स कैसे, फिजिक्स को हमें 11th में कैसे पढ़ना है। तो हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान, हिंदी में इसका अर्थ है फिजिक्स का। वैसे अर्थ बहुत सारे साइंटिस्ट का है जिसमें फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस कहते हैं, नेचुरल फिनोमेना, जो एक प्रकार की हमारे प्रैक्टिकल, जैसे कि सबने दिखाया कि प्रैक्टिकल फिजिक्स का यूज है। फिजिक्स की दो ब्रांचों में हमने इसे बांटा है। एक जिसमें आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट यानी मैक्रो बॉडीज में पढ़ते हैं, और एक बिल्कुल माइक्रो। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या आपने सबने पढ़ा है, बायोलॉजी की टर्म होती है मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। व्हाट इज डिफरेंस मैक्रो एंड माइक्रो? जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या बड़ी चीज़ की जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटम। और हमने सबने पढ़ा है एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है कंपाउंड, और कंपाउंड से मिलकर बनता है मैटर। मैटर भी 3 तरह के होते हैं जिसे हमने पढ़ते हैं, एक प्योर मैटर, एक नॉन प्योर। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें माइक्रो बॉडीज के अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मैक्रो यानी जितनी बड़ी बॉडी, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम कहते हैं बिग बॉडी, यानी मैक्रो, यानी हर प्रकार का मोशन जिसमें होता है। तो वो आपका 11th सिलेबस है जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का अर्थ है जिसके अंदर स्टडी ऑफ मोशन होता है। स्टडी ऑफ मोशन यानी आपको 11th में पूरा कवर करना है जिसे हम कहते हैं मैक्रो बॉडी मैकेनिक्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन में 1D, 2D और 3D अनेक प्रकार की मोशन पढ़ेंगे, जिसे हम 1D को लीनियर मोशन और 2D को सर्कुलर मोशन और 3D को हम कभी कभी रोटेशनल मोशन भी कह देते हैं। और 1D मोशन में सबसे पहला चैप्टर आपकी बुक में है जिसे हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और अब हम शुरू करेंगे नया टॉपिक फिजिक्स में। आपने देखा कि हमने 2 पार्टों से बांटा, मैक्रो इफेक्ट जिसके अंदर बड़ी चीज़ों पर प्रभाव होता है, उसे मैक्रो इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। यानी फादर ऑफ, अगर हम पूछें फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स में आ जाता है गैलीलियो। गैलीलियो फादर ऑफ फिजिक्स क्यों है? क्योंकि ये जो है क्लासिकल फिजिक्स के हैं। और अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स,
मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? मॉडर्न यानी आधुनिक, क्लासिकल यानी प्रारंभिक। सबसे पहले प्रारंभिक यानी हर चीज़ शुरू होती है, सबसे पहले इंसान छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऐसे वेटेज बढ़ती जाती है और वो एक डेवलपमेंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री। तो हर चीज़ की हिस्ट्री जिसे हम डेवलप यानी हिस्ट्री, इसकी फिजिक्स की भी एक हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट क्लासिकल फिजिक्स से हुआ जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपके कितने चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे 1D, 2D, 3D। अभी जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फिर दूसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे। इससे पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स का मतलब है जब हम बात करते हैं PCM में P का भी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि दोनों लिविंग, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जोड़ती है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में आपको रिकवर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ बोथ, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बोथ लैंग्वेज है मैथ। अगर हमें एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बेसिक फिजिक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बेसिक फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सबसे पहले आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे कितने कोऑर्डिनेट, जो आपने कक्षा 9th या 10th में पढ़ चुके होंगे क्लास, और कोऑर्डिनेट के बारे में, जैसे इधर प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, कॉमा, इधर माइनस माइनस, और इधर माइनस प्लस माइनस, ये आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। दूसरा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी, और तीसरा, आपने जितनी भी मैथमेटिक्स आपने करी है बेसिक 9 to 10 वो अप्लाई होगी, वो भी कुछ पार्ट्स सम टॉपिक इसके अंदर, फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। अब आपके पास मैकेनिक्स के बाद अगला टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं फ्लूइड, नेक्स्ट बुक। लेकिन इससे पहले ग्रेविटेशन, ये आपके जितने भी चैप्टर शुरू हुए हैं, ये चैप्टर 1, 2 कितने चलेंगे? 9 तक, और फिर 9 से आपका ग्रेविटेशन शुरू होगा। ग्रेविटेशन यानी पृथ्वी, जिसके अंदर हम पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में, और सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ये सब हमारे ग्रेविटेशन की थ्योरी जिसे न्यूटन ने डिस्कवर किया। फिर तीसरी चीज़ आएगी, अब आपने ग्रेविटेशन के बाद कैलकुलस लो, ये सब तो आएगा, प्लस आपके पास अब शुरू होगी जिसे हम कहते हैं बल्क मैटर। अब आप कहेंगे बल्क मैटर, ये सब आपको जब पता चलेगा, जब आप पढ़ेंगे बल्क मैटर के अंदर तीनों चीज़ आएंगी, जैसे आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड की भी होंगी, लिक्विड की भी होंगी, और गैस की भी होंगी। इन तीनों के अंदर स्टडी करते हैं हम बल्क मैटर स्टडी को, बल्क मैटर, और ये यूनिट 3 होती है हमारी। फिर अभी आपकी नेक्स्ट बुक शुरू होगी, तो आपका जब आप नए सिरे से शुरू तो आपको थर्मोडाइनमिक्स एक नया टॉपिक मिलेगा, थर्मोडाइनमिक्स। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं गैस थ्योरी, और फिर उसके बाद फिर आपको वेव एंड ऑसिलेशन। ये हमारे 11th का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अब यदि हम बात करें 12th में आपको क्या पढ़ना है? 12th में आपने 10 पढ़ा, पूरा बेसिक 12th फिजिक्स जो है वो पूरा ऑप्टिक्स और जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पूरा जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपको ये पूरा आ गया तो समझो आपका 12th थोड़ी आसान है। अगर आपको 12th में 50% कौन सी, अगर हम बात करें कौन टफ है, तो 50% ये हमारा 40% सिलेबस इसमें सबसे ज़्यादा आसान है, ईजी है थोड़ी 12th। लेकिन हम टफनेस की बात करें तो 11 थोड़ी मुश्किल है, 70% यानी 60% इसका भाग हमें इसमें कवर करना है, तो ज़्यादा फिजिक्स जो कंपटीशन में आएगी। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, एंड जब हम देखते हैं कि हमारे पास ये है तो ये ऐसे करके जब जाते हैं
3D स्ट्रक्चर जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर सारे, डाल्टन, रदरफोर्ड मॉडल सारे, वो हम क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी की अगले हम बात करें तो आपका इसके 11th में यूज़ है केमिस्ट्री में। कौन से चैप्टर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर 11th क्लास। नाउ स्टार्ट न्यू मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? फिजिक्स के अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है जिसे हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट का क्या अर्थ है? यानी किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड रूप जिसे हमें पीछे लगाना होता है। जैसे यूनिट्स के अंदर ही दो चीज़ें आती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके अंदर यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों के प्लस को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जब आप पढ़ते हैं सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं फोर्स, तो फोर्स किससे उत्पन्न होता है? यानी फोर्स किससे बना होता है? किससे बना होता है? एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन लॉ 9th क्लास में, F = ma। और एक्सेलरेशन किससे बना होता है? v/t, जिसे हम कहते हैं v से उत्पन्न हुआ। और फिर v किससे बना होता है? और v हमारा बना होता है s से, और s किससे बना होता है? t से। तो यानी हमारा ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? तो इसी की बात मैं करने वाला हूँ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक से पहले आपको मैकेनिक्स का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो मैकेनिक्स हमने शुरू करा, इसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का यहाँ मतलब होता है, यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर आपने फोर्स लगाया, तो मैकेनिक्स के अंदर हम फोर्स पढ़ते हैं। हमारे पास कोई, ये मैं हूँ, मेरे पास ये बॉडी में, इसके ऊपर इसने क्या लगाया? फोर्स। इसे धक्का दिया, यानी इसे पुल या पुश करा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फोर्स। ये फोर्स उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। यानी वस्तु जब चलेगी किसके कारण चल रही है, यानी कॉज क्या है। वास्तव में जब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन, किसकी वजह से मोशन हो रहा है? फोर्स की वजह से। तो इसे हम कहते हैं कॉज ऑफ मोशन। और बिना कॉज के वजह, जब कोई कॉज की हम बात ही नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जिसमें कॉज ऑफ मोशन जिसे होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स के बाद होता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें कॉज नहीं है, काइनेमेटिक्स। जिसके अंदर फोर्स नहीं तो समझो काइनेमेटिक्स। जहाँ हमने बात करी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम। और जिसके अंदर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स लगाया, एक्सेलरेट हुई बॉडी, फिर एक्सेलरेट के बाद उसने डिस्टेंस ये करी कोई, फिर टी आया, और फिर टी से हमें पूरा जो बन जाता है, हम कहते हैं डायनेमिक्स। यानी कॉज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन, मोशन का क्या कारण है, तो मोशन का हमेशा कारण होता है फोर्स। क्योंकि फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेट हो रही है, और एक्सेलरेट होगी तो फिर डिस्टेंस तय करेगी, डिस्टेंस तय करेगी तो टाइम भी तो लगेगा। तो इसलिए जब हम आपको करते हैं कि कॉज नहीं है कोई बॉडी के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। तो इन दोनों को जोड़ को हम पूरे को बोल देते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसे बोलते ज़्यादातर डायनेमिक्स है, कहीं कहीं पर डायनेमिक्स लिखा होता है, क्योंकि डायनेमिक्स के भी दो पार्ट हैं, जैसे हमने बोला काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को हम ये भी बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि काइनेटिक्स में फोर्स भी आता है और डायनेमिक्स में दोनों ही आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स प्लस काइनेटिक्स। अब सबसे पहले इन चीज़ों, जब हम किसी की डेफिनेशन, तो यूनिट और डायमेंशन शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। फिर दूसरे नंबर पर डायमेंशन आएंगे, तीसरे पर आपका आ गया बेसिक मैथ्स। लेकिन आपको सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए, बेसिक मैथ्स। लेकिन फोर्थ नंबर का हम कर रहे हैं मोशन इन बंडी मोशन। बंडी में कौन सी मोशन पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम कहते हैं बंडी मोशन। बंडी मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? बंडी काइनेमेटिक्स। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है? ग्राफ। आपको कोई ग्राफ मिलेगा, उसमें क्या क्या होगा? एस होगा, ए होगा, बी होगा, डी होगा। यानी अगर मैं इसे सीक्वेंस से लिखूँ, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे
टाइम के बारे में, व्हाट इज टाइम, चेंज इन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड टाइम। फिर स्पीड आएगी, फिर स्पीड में भी दो चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से स्पीड नहीं बनती, डिस्टेंस से बनती है, और टाइम से डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर क्या आएगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। इस पूरे प्रोसेस को काइनेमेटिक्स में डील करेंगे। फिर फिफ्थ चैप्टर आपका जो आएगा वो मैं बता चुका हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर हम फोर्स का डिस्कशन करेंगे। ऑफ फिजिक्स तो पढ़ लिया, बेसिक ऑफ फिजिक्स के बाद हम शुरू करेंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स में आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में क्या करना है, यानी क्योंकि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो इसलिए मैथ आपको सबसे पहले आनी चाहिए। तो मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, सबसे पहले मैथ, अब आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा अर्थमेटिक्स, तो आप सबको पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। इसके अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, टेबल होती है फर्स्टली स्टैटिक्स। सेकंड आपको इसमें जानना चाहिए, अब अगला टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको क्या जानना चाहिए, अलजेब्रा में फर्स्टली इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन, ए लीनियर, बी क्वाड्रेटिक, जिसमें x की पावर 2 होती है, इसमें x की पावर 100 दोनों चल जाता है लीनियर में, कभी कभी इसमें x की पावर 2 होती है, यानी जिसकी पावर 2 होती है, यानी एक्सपोनेंशियल जिसका 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना, अलजेब्रा में आपको फिर इसमें क्या क्या पढ़ना, तो कभी कभी हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं 11th में हमें पढ़ना होगा। इसलिए सबसे पहले आपको अलजेब्रा आनी चाहिए, कौन सी क्लास तक की, 10th, और फिर अर्थमेटिक्स भी 10th। और अलजेब्रा के बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं, जो तीनों कवर कर लेगा, कैलकुलस का बहुत यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ आती हैं जिसे हम कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को, जब हमारे पास दो ईंटें हैं, उन ईंटों को हमने तोड़ा, तो उस ईंटों से जब हमने तोड़ा तो तोड़ने को हम कहते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, यानी जब हम दो चीज़ों को तोड़ते हैं, इसे डी से दिखाते हैं, और इसे ये साइन इसका होता है। जैसे हम, हमारे पास ये दो ईंट हैं, अब इन चार ईंटों को हमने करके एक बना दिया, और ये एक ईंट के 4 टुकड़े हैं, यानी एक ईंट के 4 पीस हैं, और एक ईंट को हमने बना दिया, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसका साइन ये होता है, इसका साइन dy/dx होता है, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है कैलकुलस का, क्योंकि ये 11th में है, कवर करेगा, और 12th में भी। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो सबसे पहले मैथ की, फिजिक्स की, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का आना जरूरी है। तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।